नमस्कार। कानून की बात के इस अंक में हम अपने सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दर्शकों, आज के कार्यक्रम में हम भू राजस्व और भूमि सुधार विनियमन 1966 के विषय पर चर्चा करेंगे कि हमारे द्वीपों में भूमि से जुड़े मामलों पर किस तरह के कानून बनाए गए हैं, भूमि से जुड़े किस तरह के कार्य हमारे द्वीपों में किए जाते हैं, इस विषय पर चर्चा करेंगे। इस विषय पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ हैं हाई कोर्ट एडवोकेट श्री शिवा बालन। शिवा बालन जी, हम अपने कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। नमस्कार मैडम। आज के कार्यक्रम में हम जो लैंड रेवेन्यू एंड लैंड रिफॉर्म्स रेगुलेशन 1966 इस विषय पर जो तमाम जो जानकारी है आपसे जानना चाहेंगे। तो सबसे पहले बताइए, जो ये रेगुलेशन बना, ये होता क्या है और इसे कब लागू किया गया? ये अंडमान निकोबार आइलैंड लैंड रिफॉर्म्स लैंड रेगुलेशंस ये प्रोग्रामेट कंसोलिडेट लैंड लॉज को और जो रेवेन्यू ऑफिसर्स के पावर्स है उसको डिफाइन करने के लिए और राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ लैंड होल्डर्स उसको डिफाइन करने के लिए एंड अदर मैटर्स रिलेटिंग टू लैंड्स इन अंडमान निकोबार आइलैंड्स, उसके लिए ये नोटिफाई किया गया 1966 में और इसके रूल्स नोटिफाई किया गया 1968 में जी। तब से ये लागू है जी। तो ये लैंड से रिलेटेड जो कार्य कहा रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो करता है, तो कौन से ऑफिशियल्स जो हैं इस तरह की जिम्मेदारी को उठाते हैं? रेगुलेशन 3 में इसका डिफाइन किया गया है सेटलमेंट ऑफिसर्स, फिर डिप्टी कमिश्नर, फिर ये असिस्टेंट कमिश्नर्स, असिस्टेंट सेटलमेंट ऑफिसर्स, तहसीलदार, फिर रेवेन्यू ऑफिसर्स, लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर्स, रेवेन्यू इंस्पेक्टर्स और पटवारीज, ये सब ऑफिसर्स है जो रेवेन्यू मैटर्स को डील करते हैं। जी जी। और आगे जाकर कुछ भूमि से जुड़े कुछ नियम बनाए गए हैं, कुछ तरह के चेंजेस किए गए हैं और उससे हम सहमत नहीं हैं, तो उस पर हम कानूनी कार्रवाई कैसे करें? अगर लैंड रिकॉर्ड में अगर आपको कोई करेक्शन है जी और आपको उसमें अग्रीव्ड है, सेटिस्फाई नहीं है, तो आप अपील कर सकते हैं। अपीलेट अथॉरिटीज है, डिफाइन किया गया है। कोई भी तहसीलदार का ऑर्डर से अगर आप अग्री नहीं करते, अग्रीव्ड है, तो आप उनके अपीलेट अथॉरिटी है सब डिविजनल ऑफिसर्स को फर्स्ट अपील फाइल कर सकते हैं। इसी तरह अगर सब डिविजनल ऑफिसर्स के ऑर्डर से अगर आप सहमत नहीं हैं, देन यू कैन अपील बिफोर द ऑफिस ऑफ डिप्टी कमिश्नर जी। फिर उसके बाद सेकेंड अपील लास्ट लाई होता है बिफोर ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर। जी जी। तो किस पर्पस और बेसिस पर जो लैंड रेवेन्यू होते हैं उसे क्लासिफाई किया जाता है? रेगुलेशन 40 में बताया गया है लैंड रेवेन्यू बेसिस पर्पस उसको डिफाइन करने के लिए है, वो फॉर व्हाट द लैंड इज यूज्ड। जी। जैसे लैंड अगर एग्रीकल्चर पर्पस के लिए है उसका हिसाब से रेवेन्यू एसेस किया जाता है, अगर ड्वेलिंग पर्पस के लिए है, रेसिडेंशियल पर्पस के लिए उसके हिसाब से रेवेन्यू एसेस किया जाएगा, और ये कमर्शियल और इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए भी सेपरेट से रेवेन्यू एसेस किया जाएगा, और एनी अदर पर्पस के लिए उसके हिसाब से यूज़ के लैंड यूज़ के हिसाब से उनका रेवेन्यू एसेसमेंट किया जाता है। जी जी। और कभी हम अपने जो लैंड का पट्टा या मैप अगर हम चाहते हैं तो हमें किस अथॉरिटी से संपर्क करना चाहिए? लैंड रिकॉर्ड्स मेंटेन करता है रेगुलेशन 83 में, रेवेन्यू ऑफिस डिपार्टमेंट्स वुड मेंटेन रिकॉर्ड ऑफ राइट्स ऑफ द लैंड इन देयर ऑफिस। और कोई भी लैंड होल्डर्स अपना जमीन का सर्वे नंबर का रिकॉर्ड ऑफ राइट और मैप चाहता है तो ही कैन डायरेक्टली approach the office of the तहसीलदार by submitting a plain application, and तहसीलदार उनको जो भी रिक्वायरमेंट है सर्वे नंबर के हिसाब से उनका रिकॉर्ड और मैप प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा आज तो अभी तो ऑनलाइन में भी वेबसाइट आ गया है, ऑनलाइन में भी देखिए लैंड होल्डर्स कैन कलेक्ट द रिकॉर्ड ऑफ राइट्स, और ऑथेंटिकेशन अगर सिग्नेचर चाहिए तो दे कैन ऑब्टेन द लैंड रिकॉर्ड्स फ्रॉम द CAC सेंटर्स। जी जी। शिवा बालन जी, जो लैंड रेवेन्यू जो पे किया जाता है, समय समय पर कुछ पेमेंट्स किए जाते हैं, वो कौन कौन से हैं और उनका जो टाइम जो लिमिटेशंस है जो वो कैसे होते हैं? लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करना है साल में एक बार। जी। सो जो भी लैंड होल्डर्स है अपने ज़मीन का रेवेन्यू पटवारी ऑफिस में जाके
पेमेंट करके रिसिप्ट ले सकते हैं, रिसिप्ट लेके अपने पास रख सकते हैं। जी जी। उनको हर साल में एक बार जमा करना पड़ता है। अच्छा, ऐसा। अच्छा, तो जो टेनेंट्स होते हैं उसकी श्रेणी में कौन कौन आते हैं? टेनेंट्स के श्रेणी में फर्स्ट आता है ऑक्यूपेंसी टेनेंट्स, जी फिर नॉन ऑक्यूपेंसी टेनेंट्स, फिर ग्रांट्स एंड लाइसेंसीज। जी। नॉन ऑक्यूपेंसी टेनेंट्स आके उनको ऑक्यूपेंसी टेनेंट्स में करने के लिए कुछ साल बाद उनको अप्लाई करना पड़ता है कि हमारा नॉन ऑक्यूपेंसी टेनेंट्स को ऑक्यूपेंसी टेनेंट में टर्न किया जाए। जो एप्लीकेशन देते हैं तो 10,000 उनको कंसिडर करके उसको भी ऑक्यूपेंसी टेनेंट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। जी। और ग्रांट्स देते हैं जनरली फॉर द पर्पस ऑफ क्रॉप्स कल्टीवेशन, प्लांटेशन, कोकोनट प्लांटेशन, ये सब पर्पस के लिए गवर्नमेंट ग्रांट्स का प्रोविजन रखी है फॉर पीरियड ऑफ 30 ईयर्स और सर्टेन पीरियड्स, फिर वो रिन्यू करके फिर फर्दर पीरियड्स के लिए भी एक्सटेंड करती है। और लाइसेंस देती है सपोज फॉर द पर्पस ऑफ हाउस साइट, फॉर द पर्पस ऑफ एग्रीकल्चर पर्पस के लिए लाइसेंस देते हैं, और लाइसेंसी दे कैन होल्ड इट फॉर इंडेफिनिट पीरियड। अच्छा जी। तो शिवा बालन जी, जो हमारी जो पुरखों की प्रॉपर्टी होती है, जो इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी जिसे हम कहते हैं, उसे अगर हम अपने नाम कराएं, क्योंकि आए दिन हम ये जो परेशानियां हम सुनते हैं लोगों को जो प्रॉपर्टी अपने नाम में जो ट्रांसफ़र करवाने में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, तो जो ये पूर्वजों के द्वारा हमें जो प्रॉपर्टी मिलते हैं उन्हें हम अपने नाम कैसे करें, इसके स्टेप्स के बारे में हमें बताएं। लैंड एक्वायर किया पूर्वजों के से एक्वायर करने के 2-3 तरीके हैं। एक तो बाय वे ऑफ इनहेरिटेंस, जी, हमारे पेरेंट्स के डेथ होने के बाद उनका प्रॉपर्टी उनके बच्चे लोग को इनहेरिट करते हैं, और बाय सर्वाइवरशिप, और बाय वे ऑफ बिक्विथ, जैसे कि विल रहता है। ये सब 2-3 तरीके से लैंड एक्वायर किया जाता है। और जो बच्चे लोग हैं लीगल एड्स है, जिनको फेवर में उनको लैंड मिलना है, they can submit an application before the तहसीलदार for mutation, and the तहसीलदार after conducting inquiry उनके नाम में म्यूटेशन करती है। जी जी। हम एक ट्रांसफर के बारे में भी सुनते हैं कि जबरन हमारे ज़मीन में कब्जा कर लिया जाता है, तो ऐसे में उनके ऊपर किस तरह की कानूनी कार्रवाई की जाएगी? रेगुलेशन 161 में बताया गया है, अगर किसी लैंड होल्डर का ज़मीन और किसी ने ट्रेसपास किया है, डिस्पोसेस किया है, जो भी डिस्पोसेस्ड है, रिकॉर्डेड ओनर है, वो तहसीलदार को विद इन ए पीरियड ऑफ 2 years तहसीलदार को एप्लीकेशन देता है, तो तहसीलदार आफ्टर कंडक्टिंग इंक्वायरी उनका जो कंप्लेंट अगर जेन्युइन पाया गया तो तहसीलदार के पास पावर है ऑर्डर करने के लिए, उनको डिस्पोसेस को रीइंस्टेट करने के लिए ओनर का नाम में, जिसका नाम में ज़मीन है, उनको पोसेसन ऑफिस एविट करके ट्रेसपासर को उनको रिटर्न करने का। अगर वो बियॉन्ड 2 years हो जाता है तो फिर दे हैव ओनली ऑप्शन टू अप्रोच दी सिविल कोर्ट। जी जी। इस तरह से जबरन जो कब्जा किया जाता है, इस तरह की कानूनी कार्रवाई होती है। जी। तो शिवा बालन जी, जो हमारे द्वीपों में ज़मीन की जो खरीद और बिक्री होती है, उसके क्या प्रोसीजर्स है, हमारे जो दर्शक हैं उन्हें थोड़ा विस्तार से बताएं। इस विषय में रेगुलेशन 151 गाइड करती है। जी। 151 में बताया गया है कि अंडमान निकोबार आइलैंड में जो भी लैंड है, इट कैन नॉट बी, लैंड का जो इंटरेस्ट है वो ट्रांसफर किया नहीं जा सकता विदाउट द प्रायर परमिशन ऑफ द डिप्टी कमिश्नर। जी। इसीलिए जब भी अगर लैंड होल्डर अपना लैंड सेल करना है तो उसको कुछ डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करना पड़ता है। डॉक्यूमेंट कलेक्ट करके एक डिप्टी कमिश्नर को एक फॉर्म है, एप्लीकेशन फॉर ऑब्टेनिंग सेल परमिशन, ही हैज टू अप्लाई फॉर द permission to transfer his interest to the डिप्टी कमिश्नर along with the certain documents। उसमें डॉक्यूमेंट्स यानी जैसे कि रिकॉर्ड एंट्री है, मैप है, फिर उसका आइडेंटिटी प्रूफ है, फिर नॉन इनकम्बरेंस और नो ड्यूज और नॉन इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट जो तहसीलदार से इशू होता है वो कलेक्ट करना होता है। फिर वो वैल्यूएशन लेके और लैंड रेवेन्यू रिसिप्ट जो हर साल बांधते हैं वो सब एंक्लोज करके डीसी को अप्लाई करना होता है। ही हैज टू अप्लाई फॉर ग्रांटिंग ऑब्टेनिंग सेल परमिशन। फिर डिप्टी कमिश्नर आफ्टर कंडक्टिंग इंक्वायरी
अगर सारे उनका जो डॉक्यूमेंट्स बराबर पाए गए तो डिप्टी कमिश्नर सेल परमिशन ग्रांट करते हैं। और सेल परमिशन मिलने के बाद उसमें टाइम लिमिट पीरियड दिया, तो विद इन पीरियड 1 ईयर वैलिडिटी रहता है सेल परमिशन के। इट इज़ नॉट, पहले जो इंडेफिनिट पीरियड का था अभी वो उसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर और 6 मंथ्स ऐसा देते। तो विद इन दैट पीरियड सेल परमिशन अलॉन्ग विद अदर डॉक्यूमेंट्स ही हैज टू सबमिट सेल डीड along with the stamp duty to the sub registrar. Or sub registrar, after finding all the documents has been enclosed, register the sale deed in favor of the parties. जो भी जमीन अंडमान में जो खरीदते हैं वो जनरली डॉक्यूमेंट्स रिकॉर्ड एंट्री मैप देख के परचेज कर रहे हैं। सो बायर को ऐसे प्रिकॉशनरी मेजर उनको तहसीलदार ऑफिस, पटवारी ऑफिस में विजिट करना चाहिए और पटवारी से कंसल्ट करके वो जो सर्वे नंबर चेक करके वेदर वो प्रॉपर्टी में मॉर्गेज है या नहीं है, या प्रॉपर्टी उनका नाम में है, टाइटल डीड करेक्ट है, उसके बाद ही परचेज करना चाहिए। जी शिवा बालन जी, अब हम आपसे म्यूटेशन के बारे में जानना चाहेंगे। म्यूटेशन रेगुलेशन 84-85 में बताया गया, अगर कोई टाइटल होल्डर और लैंड होल्डर एक्वायर करता है लैंड बाय एनी ऑफ वे, बाय सेल, परचेज, इनहेरिट और गिफ्ट, आफ्टर ऑब्टेनिंग इस राइट, वो टेनेंट को ही हैज टू अप्लाई बिफोर द तहसीलदार विद इन द पीरियड ऑफ 6 मंथ्स फॉर म्यूटेटिंग द लैंड इन हिज नेम। तहसीलदार आफ्टर इशूइंग नोटिस इन फॉर्म J&K जो लैंड है उसको म्यूटेट करते हैं परचेसर के नाम में। जी, हमारे लैंड में जो एंट्री हम नाम वगैरह की करते हैं उसमें अगर कुछ गलती हो जाए तो किस तरह की कानूनी प्रक्रिया के साथ हम उसे ठीक कर सकते हैं? लैंड रिकॉर्ड एंट्री में अगर कुछ स्पेलिंग मिस्टेक या फिर कुछ करेक्शन है तो डिप्टी कमिश्नर को एप्लीकेशन देना होता है अलॉन्ग विद द डॉक्यूमेंट्स कि हमारा ये करेक्ट नाम ये है, रिकॉर्ड में नेम मिस्टेक है। तो डिप्टी कमिश्नर आफ्टर इंक्वायरिंग इनटू द मैटर, हमारा क्लेम अगर जेन्युइन है तो डिप्टी कमिश्नर विल डायरेक्ट टू करेक्ट द रिकॉर्ड ऑफ राइट। अच्छा जी, अब आपसे हम जो डाइवर्शन की जो प्रक्रिया है, जो कानूनी प्रक्रिया किए जाते हैं डाइवर्शन के वक्त, इस बारे में आपसे जानना चाहेंगे कि डाइवर्शन क्या है और उसके तहत किस तरह की कानूनी प्रक्रियाएं की जाती हैं? डाइवर्सन एक जो लैंड यूज है उस लैंड यूज में जो लैंड रिकॉर्ड में जो प्रोवाइड किया गया है उस यूज से अल्टरनेट यूज करने के लिए उसको डाइवर्सन बोलते हैं। सपोज अगर लैंड आके एग्रीकल्चर लैंड है, उसमें पोर्शन ऑफ लैंड अगर टेनेंट चाहता है कि उसको हाउस साइड में डाइवर्ट करना चाहे या फिर हाउस साइड का जो लैंड है उसको कमर्शियल में डाइवर्ट करना चाहे, तो रूल 1968 में ये प्रावधान दिया गया है कि टेनेंट को एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म अवेलेबल है तहसीलदार ऑफिस में, वो एप्लीकेशन फॉर डाइवर्सन है, उसको फिल करके उसके संग एफिडेविट, रिकॉर्ड एंट्री मैप और एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट फॉर व्हाट पर्पस उनको डाइवर्सन करना है वो भी एंक्लोज करके अगर जमा करते हैं सब डिवीजन ऑफिसर के सामने, सब डिवीजन ऑफिसर उसको इंक्वायरी करके और उनका भी एक रिकमेंडेशन ऐड करके कंपोनेंट अथॉरिटी को भेज देते हैं और कंपोनेंट अथॉरिटी जो है वो उसमें डिसाइड करता है कि इसको कन्वर्सन करना है, ग्रांट परमिशन देना है कि नहीं देना है। जी, ये जो जॉइंट लैंडेड प्रॉपर्टी होती है उसका डाइवर्शन कैसे किया जाता है? जॉइंट लैंड प्रॉपर्टी अगर एक लैंड अगर 2 जन से ज़्यादा, इफ इट इज़ विद मोर देन 2 पर्सन्स रिकॉर्ड है तो उसको अगर अपने अपने हिस्सा इंडिविजुअल हिस्सा में उसको सब डिवीज़न करना है तो उनको अप्लाई करना होगा सब डिवीज़न ऑफिसर के सामने अलॉन्ग विथ प्रपोज्ड मैप, और सब डिवीज़न ऑफिसर सबको नोटिस देंगे जो जो रिकॉर्डेड टेनेंट है, सबके कंसेंट हो गया और सब अग्री है प्रपोज्ड सब डिवीज़न मैप के हिसाब से तो फिर उसको सब डिवीज़न ऑफिसर सब डिवाइड करके सब डिवाइडेड नंबर सबको ईच इंडिविजुअल को देते। इसमें एक चीज़ है कि इम्पोर्टेंट कि अगर कोई भी एक आदमी कंसेंट नहीं देता है या फिर वो ऑब्जेक्ट करता है, अग्री नहीं है, तब सब डिवीज़न ऑफिसर कर नहीं पाएंगे सब डिवीज़न
सब तब कोर्ट में जाके पार्टीशन सूट फाइल करना पड़ेगा और कोर्ट इसको डिक्री होने के बाद पार्टीशन होगा जमीन। अच्छा जी, तो शिवा बालन जी, जो इंक्रोचमेंट किया जाता है लैंड्स का, उसे हटाने के लिए किस तरह की कानूनी कार्रवाई की जाती है? इंक्रोचमेंट यानी जो भी अनऑथराइज ऑक्यूपेशन में है किसी का लैंड या गवर्नमेंट लैंड में, उसको इंक्रोचमेंट कहते हैं। 202 रेगुलेशन 202 में इसका प्रावधान है। तहसीलदार इंक्रोचमेंट उनको जैसे उनको इंफॉर्मेशन मिलता है अबाउट अनऑथराइज ऑक्यूपेशन, ही कैन टेक स्टेप्स टू रिमूव द अनऑथराइज ऑक्यूपेशंस। अगर नोटिस भेज सकते हैं 202 सब क्लॉज 8 में, जो भी अनऑथराइजली ऑक्यूपाई करा है उनको विद इन ए पीरियड रिमूव करने के लिए जी। अगर वो रिमूव नहीं करता है तो तहसीलदार कैन रिमूव इन अकॉर्डेंस विथ लॉ और उनको ऊपर पेनल्टी भी लगा सकते हैं। अच्छा। लेकिन अगर जो ऑक्यूपेंट है उनका कुछ राइट उसमें है तो वो अगर नोटिस दे दे 202 सब क्लॉज 8 में कि ये इसमें हमारा इसमें कुछ हम इसमें राइट रखते हैं और हम सिविल कोर्ट जाना चाहते हैं इसको प्रूव करने के लिए, तो तहसीलदार उनको 3 मंथ्स टाइम देते हैं जी। विद इन 3 मंथ्स टाइम अगर वो कोर्ट जाके अगर स्टे ले लिया था तो रुक जाता है, अदरवाइज वो तहसीलदार उनको एविट कर सकते हैं जी। तो शिवा बालन जी, अब आपसे ये जानना चाहेंगे कि ई डिस्ट्रिक्ट में किस तरह की सेवाएं उपलब्ध हैं? ई डिस्ट्रिक्ट तो गवर्नमेंट का एक रेवोल्यूशनरी स्टेप्स है जी। आज गवर्नमेंट ये ई डिस्ट्रिक्ट पूरा अंडमान निकोबार आइलैंड से कहीं से भी कोई भी कोने से भी कोई भी आइलैंड से भी आप वेबसाइट में अपने रिकॉर्ड एंट्री चेक कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। और ई डिस्ट्रिक्ट में ये जो सारे जो काम एप्लीकेशंस है डायरेक्टली वहाँ से ऑफिस में चल के आने की ज़रूरत नहीं, आप ऑनलाइनली अपलोड कर सकते हैं एप्लीकेशंस और CAC के द्वारा भी अप्लाई कर सकते हैं और आपको जो भी सर्टिफिकेट है वो ऑनलाइनली आपको प्राप्त हो जाएगा। जी जी, ये बहुत अच्छी बात है कि ऑनलाइन में जो सेवाएं शुरू हो गई तो इससे समय की बचत होती है जी। शिवा बालन जी, जो ई डिस्ट्रिक्ट में जो अलग अलग तरह के कार्य किए जा रहे हैं उसमें समय जो अलग अलग कार्यों के लिए क्या समय निर्धारित किया गया है जिसे सिटीजन चार्टर कहते हैं, इसके बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे। सिटीजन चार्टर जो टाइम लिमिट है जो भी काम का, जैसा अभी अगर आप सेल परमिशन के लिए अप्लाई करेंगे, सेल परमिशन विद इन 4 मंथ्स डिप्टी कमिश्नर इशू करना है। उसमें 159 सब क्लॉज 9 में बताया गया अगर डिप्टी कमिश्नर सेल परमिशन का एप्लीकेशन का रिप्लाई नहीं करता है और सेल परमिशन ग्रांट नहीं करता है और उसको कम्युनिकेट नहीं करता है विद इन 4 मंथ्स, सो डीम्ड प्रोविजन एक है कि सेल परमिशन इज डीम्ड टू बी ग्रांटेड जी। इसी तरह बाकी सारे जैसे डिमार्केशन है एप्लीकेशन, कोई भी एप्लीकेशन के लिए सारे एप्लीकेशन के लिए टाइम लिमिट फिक्स किया गया। शिवा बालन जी, जो कम्युनिटी पर्पस के लिए जो सेट अपार्ट ऑफ लैंड किया जाता है वो क्या होता है, इसके बारे में बताएं। सेट अपार्ट का पावर डिप्टी कमिश्नर को दिया गया है जी। अगर कोई भी अनऑक्युपाइड लैंड है तो डिप्टी कमिश्नर कई पर्पस के लिए उसको सेट अपार्ट कर सकते हैं जी। जैसे बरियल ग्राउंड हो गया, जैसे पब्लिक पर्पस स्कूल हो गया, प्लेग्राउंड हो गया, से सारे काम ऐसा जो पब्लिक पर्पस के लिए कम्युनिटी पर्पस के लिए ज़रूरी है तो डिप्टी कमिश्नर उसको सेट अपार्ट कर सकते हैं जी जी। और जो डिमार्केशन किया जाता है उसके क्या लॉज हैं, इसके बारे में बताएं। डिमार्केशन के लिए रेगुलेशन 101 में जो भी लैंड होल्डर है जी वो अपना एप्लीकेशन अपना रिकॉर्ड एंट्री लगा के डिमार्केशन के लिए एप्लीकेशन दे सकता है रेवेन्यू ऑफिसर को। रेवेन्यू ऑफिसर और उनको जो डिमार्केशन फीस है वो लेके डिमार्केशन करके उनका बाउंड्री क्या है बाउंड्री बता सकते हैं, दिखा सकते हैं। और डिमार्केशन में अगर और एक बात है, अगर कोई डिस्प्यूट है, जनरली बाउंड्रीज डिस्प्यूट होता है नेबर्स के बीच में, ये नेबर्स का डिस्प्यूट है तो उसको सॉल्व करने के लिए कोई भी लैंड होल्डर्स उनको डिप्टी कमिश्नर को अप्लाई करना पड़ता है और डिप्टी कमिश्नर इसमें इंक्वायरी करके फाइनल डिसीजन लेते हैं जी। और ऑर्डर करते हैं कि भाई डिमार्केशन को फिक्स करने के लिए।
जी। डिस्प्यूट। तो शिवा बालन जी, आप इस क्षेत्र में इतने सालों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं, तो किस तरह के ज़मीन को लेकर किस तरह के कानूनी मामले हमारे द्वीपों में ज़्यादा देखने को मिलते हैं? ज़्यादातर तो आज पहले से तो अभी ज़मीन की वैल्यूएशन भी बढ़ गया है, इसीलिए ज़मीन के केसेस में काफ़ी इंक्रीज हो गया है। जी ज़्यादातर फैमिली डिस्प्यूट्स ही होते हैं। जी हम जब इनहेरिटेंस का मैटर आता है तो भाई ब्रदर सिस्टर्स इनके डिस्प्यूट लैंड ज़्यादा रहते हैं, और जी। एंक्रोचमेंट लैंड भी आजकल काफ़ी केसेस आते हैं। जी जी जी। तो हमारे द्वीपों में अगर हम लैंड परचेस करना चाहते हैं तो हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? लैंड परचेज करने के पहले वो ये लैंड तो विजिट करना है, जी। और वो लैंड प्रॉपर डॉक्यूमेंट लेके जाके पटवारी ऑफिस में, तहसीलदार ऑफिस में जाके पटवारी से चेक कराना है। जी, अगर जी। लैंड में कोई डिस्प्यूट है या फिर मॉर्गेज है, जी अगर वो सब क्लियरेंस है तभी आगे बढ़ना चाहिए परचेज करने के लिए। जी जी। जैसे कि आपने बताया कि पड़ोसियों में थोड़ा सा रास्ता को लेकर प्रॉब्लम हो जाता है, कई तरह के जो लैंड को लेकर कई तरह की परेशानियां देखे जाते हैं, कुछ रिलेटिव्स में प्रॉब्लम हो जाती है। तो अगर इसके ऊपर हम जब कानूनी कार्रवाई करते हैं और ये सब कंप्लीट होने में कितना समय लग जाता है? सिविल केस में तो काफ़ी समय लगता है, जी इसीलिए अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मीडिएशन का भी एक रास्ता निकाला है। जी इसीलिए अगर केस अगर लंबा चलता है उसको कट शॉर्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने मीडिएशन के भी मीडिएटर्स, ट्रेन मीडिएटर्स यहाँ में अंडमान में 20 जन है, इसमें मैं भी एक हूँ। जी और जो भी केसेस है उसको मीडिएटर के पास रेफर करते हैं, जी और उस दोनों बातचीत में आपस में सेटलमेंट हो जाता है तो जल्दी हो जाएगा, अदरवाइज सिविल केस तो लंबा टाइम तो चलेगा। लगता है। जी शिवा बालन जी, आजकल क्या है, लोग लैंड विद बिल्डिंग फ्लैट्स खरीदने का एक चलन चला है कि लोग सीधा फ्लैट खरीद लेते हैं, और अगर हम जब फ्लैट खरीदने जाए तो उस समय किन बातों को हमें ध्यान में रखना चाहिए? फ्लैट खरीदने के लिए आपको लैंड रिकॉर्ड चेक करना चाहिए, लैंड किसके नाम में है। जी और उसके बाद अगर प्रॉपर्टी बिल्डिंग प्लान बराबर है, जी और उसको देख के फिर एग्रीमेंट करना चाहिए, एडवोकेट को एंगेज करना चाहिए, जी। वो एडवोकेट के थ्रू से ही एग्रीमेंट बनाए तो अच्छा है। जी। तो शिवा बालन जी, जो हमारे द्वीपों में जो लोग हैं उन्हें किसी भी तरह के जो लैंड से जो मामले हैं, कानूनी मामले उनके चल रहे हैं, या फिर लैंड को लेकर किसी तरह की उससे पारिवारिक परेशानी है, जैसे कि आपने बताया पड़ोसियों को लेकर होता है, कई तरह की परेशानियां होती हैं, ऐसे लोगों को आप अपनी तरफ से क्या सलाह देना चाहेंगे कि कानून से वो कैसे जुड़े और कानून उनकी कैसे सहायता करेगा? हाँ, अगर जैसे भी अगर डिस्प्यूट होता है, प्रॉब्लम होता है, तो कोर्ट का दरवाज़ा उनको खटखटाना चाहिए। पहले तो उनको अगर आपस में अगर सॉल्व करने के लिए बातचीत करना चाहिए, जी अगर बातचीत से बनता नहीं है तो कोर्ट तो आना चाहिए, कोर्ट में ही उनको न्याय मिलता है। जी जी। तो शिवा बालन जी, आज आप हमारे कार्यक्रम में आए, लैंड रेवेन्यू एंड लैंड रिफॉर्म्स रेगुलेशन 1966 इसके विषय पर तमाम जो जानकारियाँ है हमसे साझा किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे मौका देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, ये थी भू राजस्व और भूमि सुधार विनियमन 1966 से संबंधित सभी कानून। हमें आशा है आज के कार्यक्रम आगे जाकर आपके लिए बहुत मददगार सिद्ध होगा। ऐसे ही एक नए विषय के साथ अपने अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।